नमस्कार, मैं प्रेम वाजपेयी अपने YouTube चैनल मैरिज प्रेम वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे होंगे कि आज हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में जो 26/10/2008 में जो पेपर आया था आपका, उसके मैथ्स के सारे क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। मैथ्स का सोल्यूशन आज यहाँ पे आपको इस वीडियो में मिलेगा। इसके बाद हम लोग अगली जो हमारी वीडियो आएगी उसमें हम लोग रीजनिंग के सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो आज के सेशन में हम लोग 26/10/2008 में जितने भी आपके मैथ्स के क्वेश्चन आए हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में, वो सारे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करनी है कि ये चैनल आपकी किस तरीके से एग्ज़ाम में हेल्प कर सकता है। देखिए, हमारा जो टारगेट है वो मैथ प्लस रीजनिंग में मिला के टोटल हमारा जो टारगेट है वो है 40 आउट ऑफ 40। कितना टारगेट है? 40 आउट ऑफ 40। और वाकई में जिस बच्चे ने इस पोर्शन पे ध्यान दे लिया उसी का ही अल्टीमेटली सिलेक्शन होने वाला है। तो 40 में 40 नंबर आएंगे। ये मैं बातें जो बोल रहा हूँ वो हवाई नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ पे आपको क्या क्या मिलने वाला है इस चैनल पे। सबसे पहला तो आपको दो चीज़ों पर फोकस करना है। एक, आपका जो भी बेसिक क्लासेस हैं उनको आपको करना है। तो जितने भी, चाहे मैथ्स की हो चाहे रीजनिंग की हो, बेसिक आपको सारी क्लासेस मिलेंगी। नंबर सिस्टम पूरा मैंने पढ़ा दिया है आपको। एलसीएम एचसीएफ पे भी 4 से 5 क्लासेस आ चुकी हैं, तो उन क्लासेस को आप जाके देखिए। रीजनिंग के भी जो टॉपिक्स मुझे लगता है कि इनके आने की संभावना है वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, लेकिन उसके लिए मैंने दूसरा जुगाड़ सोचा है। बेसिक आपको पूरा पढ़ाया जाएगा, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट डिस्कस करेंगे। जितने अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के, उनके सारे हम लोग पेपर बाय पेपर, जैसे मैंने आज 26 तारीख का पेपर उठाया, ऐसे जितने पेपर आपके आए हैं उनमें मैथ्स और रीजनिंग के इंडिविजुअल अलग अलग हम लोग सेक्शन को डिस्कस कर लेंगे। तो प्रीवियस ईयर आपका पूरा मैं कवर करा दूंगा। इसके अलावा जो सबसे खास बात है वो आपकी क्या है कि डेली इस चैनल पे आपका 8 बजे 8 PM पे आपका लाइव टेस्ट होगा, जिसमें मैथ और रीजनिंग का पूरा आपका क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 40 सेकेंड का टाइम मिलेगा और उस क्वेश्चन को आपको वहीं पे समझाया भी जाएगा। ये जो टेस्ट है आपका वो लाइव चलेगा। कई बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे, तो उसमें क्या है कि आपके अंदर एक कंपटीशन की भावना जनरेट होगी और क्वेश्चन का आंसर आप जल्दी देने की कोशिश करोगे। ये टेस्ट कराने के पीछे रीज़न सिर्फ इतना है ताकि मैं आपकी स्पीड को और ज़्यादा इम्प्रूव करवा सकूं, स्पीड को और ज़्यादा बढ़वा सकूं। तो इतना ही हमें कवर करना है, बाकी इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। बेसिक, प्रीवियस और टेस्ट। तो जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो लाइव टेस्ट में ज़रूर आएँ। 8 बजे डेली आपका होता है, 8 बजे शाम को डेली आपका लाइव टेस्ट होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो। यहाँ पे जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे उनके जो लगाने का तरीका होगा वही तरीका मैंने आपको क्लास में सिखाया हुआ है। एक ऐसे कॉन्सेप्ट को, ऐसे कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा जिससे आप विदिन सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में बोला गया है, क्या बोला गया है, यदि किसी संख्या में 18 जोड़ दें तो इसके अंक पलट जाते हैं। यदि किसी संख्या में 18 जोड़ दें तो इसके अंक पलट जाते हैं, वह संख्या क्या होगी? ऑप्शन है आपके 27, 34, 45 और 57। देखिए, जब भी क्वेश्चन ऐसा आएगा, क्या क्या ऑप्शन है आपके? पहला ऑप्शन है आपका 27, दूसरा ऑप्शन है आपका 34, तीसरा जो ऑप्शन है आपका वो आपका क्या है 45 और चौथा जो ऑप्शन है आपका वो आपको कितना है 57। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए संख्या वाला, तो अगर संख्या पूछी गई आपसे तो जाहिर सी बात है कि वो संख्या ही ऑप्शन में आपको दी होगी। तो जब भी संख्या पूछी जाए तो इसका मतलब है संख्या ही ऑप्शन में दी होगी। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप इसे हिट एंड ट्रायल मेथड से करो, मतलब आपको ऑप्शन ही उठाने हैं। तो क्या बोला गया है कि जब हम संख्या में 18 जोड़ देते हैं तो अंक आपस में पलट जाते हैं। तो अगर हम पहला वाला ऑप्शन उठाएं 27, तो 27 में 18 जोड़ेंगे तो 45 आएगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन गलत। यहाँ पे अगर हम लोग
18 जोड़ दें तो कितना आएगा, 18 अगर जोड़ दें तो कितना आएगा, 8 4 12, यानी कि नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब है ये वाला भी ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया। यहाँ पे जोड़ के देखते हैं, अगर हम लोग इसमें 18 जोड़ेंगे तो 8 5 13, 3 ही आएगा, जबकि आना क्या चाहिए 4, यानी कि इसका मतलब है चौथा वाला ऑप्शन ही सही होगा। आप चेक कर लो, जो इसमें आप 18 जोड़ोगे तो कितना आएगा 75, जो कि 57 का आपका उल्टा होता है। तो समझ में आया क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन में आपको लगाने में टाइम नहीं खराब करना है। तो पहले जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपका क्या है 57, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, क्या दिया हुआ है, किसी कक्षा में 41 छात्र हैं जिनकी औसत आयु 16 वर्ष है। 3 महीने पश्चात 17 वर्ष एवं 19 वर्ष के 2 छात्रों की कक्षा से निकल जाने तथा 20 वर्ष के एक छात्र के कक्षा में शामिल होने के पश्चात छात्रों की औसत आयु कितनी होगी। मतलब अगर 17 और 19 के 2 बंदे निकल जाते हैं और 20 का एक बंदा आता है, तो नया आपको एवरेज बताना है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, 16 वर्ष से कम, 16 वर्ष, 16 वर्ष से अधिक तथा 20 वर्ष से कम या 20 वर्ष। तो कैसे करेंगे, इसको समझने से पहले कुछ चीजें आप समझ लो। जैसे अगर हम बात करें औसत की, तो औसत बराबर आपका क्या होता है, औसत बराबर होता है कुल योग बटे उनकी संख्या। कुल योग बटे उनकी संख्या, मतलब जितनी संख्या उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज आ जाएगा। इस तरीके से अगर हमें कुल योग निकालना है तो वो क्या होगा, औसत इंटू उनकी संख्या। ये बात आपको समझ में आ गई। दूसरा पॉइंट आपको ये समझना है, इस पॉइंट का भी यूज होगा यहाँ पे। जैसे 2, 4, 6 3 संख्या मैंने दी आपको और मैंने आपसे बोला कि भाई इसका एवरेज कितना होगा। तो आपने कहा बहुत सिंपल है, एवरेज इसका निकालना कुल योग बटे इनकी संख्या, यानी कि 6 4 10, 10 2 12, 12 बटे 3 करेंगे क्योंकि 3 संख्या है। तो इसका एवरेज कितना आया 4, यानी कि एवरेज इसका कितना है 4। अगर हम सब में 1 1 1 ऐड कर दें तो इसका एवरेज कितना होगा, देखो 12, ये 12 3 15, नया वाला एवरेज कितना होगा 15 बटे 3, यानी कितना होगा 5 होगा। तो आपने देखा कि अगर हमने सभी संख्याओं में 1 जोड़ा है तो एवरेज में भी 1 जुड़ गया। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको ये समझना है कि अगर सभी संख्याओं में बराबर जोड़ा जाएगा तो एवरेज में भी उतना जुड़ जाएगा। अगर बराबर संख्या घटाई जाएगी तो एवरेज से भी उतना घट जाएगा। अगर बराबर से गुणा किया जाएगा तो उतने से गुणा हो जाएगा, भाग किया जाएगा तो भाग हो जाएगा। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन, क्योंकि इस चीज का यहाँ पे यूज होगा। मैं नहीं चाहता कि आपको सिर्फ ऐसे ही और चीजें समझाई जाए। मेरा जो उद्देश्य वो ये है कि आपको क्वेश्चन तो समझ में आए, उसके साथ साथ आप चीजों को जाने और अच्छे मेथड सीखें। जिन बच्चों को क्लास अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो क्या दिया हुआ है, शुरुआत में लोग कितने हैं 41 बच्चे हैं, और इनका जो एवरेज है वो कितना है 16 वर्ष है। अब देखो 3 महीने के बाद चेंजेस हुआ है, इसका मतलब है कि 3 महीने तक किसी ने किसी को नहीं छेड़ा। अगर 3-3 महीने सब में ऐड होंगे, इसका मतलब है कि एवरेज में भी उतना ऐड हो जाएगा। ये बात तो समझ में आ गई। तो 3 महीने को अगर हम लोग ईयर में कन्वर्ट करें तो 3 1 3 3 4 12, यानी कि 3 महीने के बाद आफ्टर 3 मंथ, 3 महीने के बाद 41 लोगों का जो एवरेज होगा वो कितना होगा 16 से 1/4। और इस 16 से 1/4 को हम लोग क्या ले सकते हैं 0.25, यानी कि 16.25 होगा। अगर इसका हम सम निकालें तो सम कितना होगा, सम बराबर क्या होगा एवरेज इंटू इनकी संख्या, यानी कि 41 इंटू 16.25। तो इसका मान कितना आएगा 666.25। अब मुझे पता था आपको ये गुणा करना होगा, यहाँ कुछ जादू नहीं है, ये मैंने गुणा कर लिया। कुछ टीचर क्या है आपको कंफ्यूज कर देते हैं कि इतनी जल्दी आप गुणा कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हमने इसे मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो 666.25 आया। अब हमें क्या करना है, नया वाला एवरेज निकालना है। तो नया वाला सम पहले निकालेंगे और नई संख्या निकालेंगे। तो टोटल 2 लोग निकले और एक बंदा आया, यानी कि 2 लोग निकले तो 39 बचे और एक अगर आ गया, यानी कि टोटल लोग कितने 40। नया सम कितना होगा 666.25, इसमें से एक 17 का गया, एक 19 का गया और 20 का एक आ गया, यानी कि टोटल हमारे पास जो सम होगा वो कितना होगा 650.25 होगा। क्योंकि देखो यहाँ पे प्लस का 1 बचा और -17 + 1 यानी कि -16 इससे माइनस करना है। तो
16 अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा 650.25। तो एवरेज निकालेंगे तो भाई कितना होगा 650.25 बटे 40 यानी कि 16.26 होगा। तो इसका जो नया एवरेज होगा वो कितना होगा 16 से कुछ आपका ऊपर होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि 16 वर्ष से अधिक तथा 20 वर्ष से कम। सी वाला यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका वो राइट है। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ये काफी सिंपल क्वेश्चन है। बोला गया है कि 10 मीटर पर सेकेंड की गति से चल रही एक कार 81 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं। क्वेश्चन दिया गया है कि 10 मीटर पर सेकेंड की गति से चलने वाली कार जो है वो 81 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लेगी। और आपके पास ऑप्शन है 2 घंटा 20 मिनट, दूसरा है 2 घंटा, तीसरा ऑप्शन है 2 घंटा 15 मिनट और चौथा ऑप्शन है 2 घंटा 30 मिनट। तो भाई समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है, देखो आप एक पॉइंट याद रखो, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन होता है तो आप इस फिगर को याद रखोगे DST। DST का मतलब क्या हुआ, अगर आपको डिस्टेंस, D फॉर डिस्टेंस, S फॉर स्पीड और T फॉर टाइम, अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है तो आप डिस्टेंस पे हाथ रख लो, क्या होगा स्पीड इंटू टाइम होगा। डिस्टेंस बराबर क्या होगा स्पीड इंटू टाइम होगा। अगर आपको स्पीड निकालनी है तो क्या होगा डिस्टेंस अपान टाइम होगा। और अगर आपको टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपान स्पीड होगा। ये बात समझ में आ गई। दूसरा कंफ्यूजन ये रहता है कि किलोमीटर मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर घंटे में चेंज करने के लिए, तो जाहिर सी बात है आपको पता है कि 18/5 या 5/18 से गुणा होता है। वो कैसे आता है, क्योंकि मीटर की जगह पे अगर हम लोग मीटर को अगर किलोमीटर में चेंज करना है तो हम लोग कर सकते हैं 1/1000 किलोमीटर। तो जब इसे साल करते हैं तो 18/5 या 5/18 आता है। लेकिन जो मेन पॉइंट है वो ये समझना है कि कब हम लोग 18/5 से गुणा करेंगे और कब 5/18 से करेंगे, क्योंकि बच्चों में बहुत ढेर सारा कंफ्यूजन रहता है इसके लिए। तो आप बताओ कि 5/18 बड़ा है या 18/5 बड़ा है। जाहिर सी बात है कि 5/18 छोटा है और 18/5 बड़ा है। तो आप यहाँ पे देखो मीटर पर सेकेंड, अपने दिमाग में सोचो कि मीटर पर सेकेंड से अगर हमें किलोमीटर पर घंटे में जाना है, इसका मतलब चाल को बड़ा करना है। बड़ा करना है मतलब बड़े से गुणा करेंगे, यानी कि 18/5 से गुणा करेंगे। और अगर किलोमीटर पर घंटे से मीटर पर सेकेंड में आना, इसका मतलब चाल को छोटा करना है। छोटा करना है इसका मतलब है कि छोटे से गुणा करेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे। तो समझ में आ गया। अब आगे से आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि कब 5/18 से करेंगे, कब 18/5 से करेंगे। तो समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है कि आपको बोला गया है कि 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जो आपकी स्पीड है वो कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, और डिस्टेंस आपकी कितनी है 81, डिस्टेंस आपकी कितनी है 81 किलोमीटर, और आपको टाइम बताना है। तो टाइम आपको घंटे में दिया है, इसका मतलब है पहले इस चाल को हम लोग किलोमीटर पर घंटे में चेंज करेंगे। तो किलोमीटर पर घंटे में चेंज करना है, इसका मतलब है बड़े से गुणा करेंगे, यानी कि 18/5 से करेंगे तो 18 दूनी 36। अब समय बराबर क्या होगा, समय बराबर होगा दूरी बटे 4। कितना होगा दूरी बटे 4, यानी कि 81 किलोमीटर की दूरी है और चाल कितनी है 36 किलोमीटर पर घंटा। तो 9 से काट लेंगे, 9 9 81, 9 चौक 36। तो 4 दूनी 8, यानी कि 4 दूनी 8 आया, और फिर 1/4। 1/4 को हम लोग क्या ले सकते हैं 2 घंटा ये हो गया, और 1/4 अगर घंटे हैं तो मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से गुणा कर देंगे। तो कितना आएगा यहाँ पे 4 × 4 और 4 × 5 20, यानी कि 2 घंटा 15 मिनट लगेगा। कितना लगेगा 2 घंटा 15 मिनट लगेगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है 2 घंटा 15 मिनट, यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका वो राइट है। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, सारे बच्चे क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप तब तक नहीं कर पाओगे जब तक कि आपको इसका फार्मूला नहीं पता होगा। क्या दिया हुआ है, एक पार्टी के समाप्त होने पर कुल 28 बार हाथ मिलाए जाते हैं। यदि पार्टी में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति अन्य सभी व्यक्तियों से हाथ मिलाता है तो पार्टी में शामिल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी। पहला ऑप्शन दिया है 56, दूसरा दिया है 14,
तीसरा दिया है 8 और चौथा ऑप्शन दिया है 7। तो आप पहले समझ लो फार्मूला, इस फार्मूले को आपको कभी भूलना नहीं है। ये पूछा जाता है अगर n लोग हैं और आपस में हर एक बंदा दूसरे से हाथ मिलाएगा तो मिलाए गए हाथों की संख्या, मिलाए गए हाथों की संख्या, मिलाए गए हाथों की संख्या क्या होगी, n इंटू, मिलाए गए हाथों की संख्या होती है n इंटू n माइनस 1/2 होती है। अगर n लोग हाथ मिलाएंगे तो मिले हुए हाथों की संख्या कितनी होती है, n इंटू n माइनस 1/2। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि टोटल कितने बार हाथ मिलाएंगे भाई, टोटल कितने बार हाथ मिलाएंगे, 28 बार हाथ मिलाए जाते हैं, यानी कि n इंटू n माइनस 1/2 बराबर है 28। तो यहाँ से हम समझ गए n इंटू n माइनस 1 बराबर कितना हुआ, 28 दूना 56। तो आप बताओ n और n माइनस 1 का अगर मल्टीप्लीकेशन 56 आ रहा है तो ये कब हो सकता है, हमें पता है 8 सत्ते 56 होता है, यानी कि n बराबर अगर 8 होगा तो यहाँ पे 8 सत्ते 56 आएगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन राइट है, कौन सा ऑप्शन राइट है, तीसरा वाला ऑप्शन राइट है। यहाँ पे आप दिमाग लगा सकते हो, अगर नहीं दिमाग लगाओगे तो यहाँ पे एक द्विघात समीकरण बनेगी n² माइनस n माइनस 56 इज इक्वल टू 0। तब भी इसके फैक्टर करोगे तब भी आंसर आएगा, लेकिन मुझे लगता है कि आपके पास इतना दिमाग होगा। उम्मीद है कि क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। काफी सिंपल क्वेश्चन है आपका, बोट एंड स्ट्रीम से। क्या दिया हुआ है, एक व्यक्ति 1 किलोमीटर नाव चलाने के लिए प्रवाह की दिशा में 15 मिनट तथा प्रवाह के विपरीत दिशा में 20 मिनट लेता है। तो प्रवाह का वेग मतलब क्या हुआ कि आपको प्रवाह का वेग निकालना है। प्रवाह का वेग मतलब क्या हुआ, प्रवाह का मतलब क्या हुआ, प्रवाह का मतलब हुआ कि आपको धारा की चाल निकालनी है। प्रवाह का मतलब क्या हुआ, धारा की चाल निकालनी है आपको। तो प्रवाह की चाल निकालनी है तो प्रवाह का वेग आपको बताना है। तो प्रवाह का वेग भाई क्या होगा, अब बोला गया है कि एक व्यक्ति 1 किलोमीटर नाव चलाने के लिए प्रवाह की दिशा में 15 मिनट, तो प्रवाह की दिशा में नाव की चाल भाई क्या होती है, x प्लस वाई। चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर। टाइम कितना लगता है, 15 मिनट। तो 15 मिनट को अगर हम घंटे में चेंज करेंगे तो बटे में 60 करेंगे, वो आपका ऊपर चला जाएगा, यानी कि 15 चक्कू 60। तो अनुकूल प्रवाह में चाल कितनी आई, 4। फिर बोला गया है प्रतिकूल प्रवाह में इसे टाइम कितना लगता है, इतनी दूरी को तय करने में कितना समय लगता है, 20 मिनट। तो 20 बटे 60 करेंगे, यानी कि यहाँ पे कितना आ गया, 3। तो यहाँ पे चाल कितनी है, 4, यहाँ पे चाल कितनी है, 3। तो अगर आपको प्रवाह की चाल निकालनी है, प्रवाह की चाल मतलब आपको अगर धारा की चाल निकालनी है तो हम क्या करते हैं, अगर धारा की चाल निकालनी है तो इनको हम लोग क्या करेंगे, घटा के आधा कर देंगे, यानी कि y का मान कितना होगा। मैंने आपको बताया भी अगर आपको योगफल और अंतर दिया है तो अगर बड़े का मान निकालना है तो आप क्या करोगे, इन्हें जोड़ के आधा कर दोगे। अगर छोटे का मान निकालना है तो इन्हें घटा के आधा कर दोगे। अब ऐसा क्यों करते हैं, जब बोट एंड स्ट्रीम आपको मैं पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा, जिन बच्चों को आता होगा वो समझ गए होंगे। तो यहाँ पे y का मान निकालना मतलब छोटे वाले का निकालना है, तो इन्हें घटा के आधा करेंगे, यानी कि 4 माइनस 3 बटे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 बटे 2। यानी कि प्रवाह की जो चाल होगी वो कितनी होगी, 1 बटे 2 किलोमीटर पर घंटा। यानी कि कौन सा आपका ऑप्शन राइट है, चौथा वाला जो ऑप्शन है, चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका राइट है। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अगला क्वेश्चन सारे बच्चे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन भी काफी सिंपल है। क्या दिया हुआ है, एक व्यक्ति 5000 रुपए के निवेश से एक व्यापार शुरू करता है, उसे पहले वर्ष 10% का घाटा होता है, दूसरे एवं तीसरे वर्ष क्रमशः 10% और 20% का लाभ होता है, तो उसे तीसरे वर्ष के अंत में वास्तविक कितना लाभ हुआ। आपको ये बताना है कि उसको टोटल कितने का फायदा हुआ। तो फायदा आप कब निकाल पाओगे, जब आप ये पता कर लो कि अल्टीमेटली उसका अंतिम विक्रय मूल्य कितना है। तो फायदा निकालने के लिए विक्रय मूल्य को हम लोग क्या करेंगे, क्रय मूल्य से माइनस कर देंगे। तो टोटल 5000 रुपए उसने इन्वेस्ट किए, 5000 रुपए लगाए, जिसमें पहले साल उसे क्या होता है, पहले साल जो होता है, पहले साल उसे 10% का घाटा होता है, यानी कि लॉस होता है। फिर उसके बाद 10% का फायदा होता है, फिर उसके बाद उसे 20% का फायदा होता है। तो इतने फायदे और नुकसान अगर हम इंप्लीमेंट करें तो उसका अल्टीमेटली विक्रय मूल्य कितना होगा,
5000 की चीज पे पहले 10% का नुकसान हुआ यानी कि 90/100 का बेचा। फिर इस चीज को 10% के फायदे पर बेचा यानी कि 110/100 पे बेचा। फिर इस चीज को 20% के फायदे पर बेचा यानी कि 120/100 में बेचा। तो टोटल इसका विक्रय मूल्य भाई कितना होगा? 2 जीरो से 2 जीरो आपके कैंसिल हो गए। फिर उसके बाद 1 जीरो से 1 जीरो आपका कैंसिल हो गया। फिर आपके 1 2 3 और 3 जीरो आपके यहाँ भी है, ये भी आपके कैंसिल हो गए। तो कितना आएगा अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें? देखो 11 और 12 कितना हुआ? 132। और 132 को अगर हम 5 से गुणा करें तो 5 गुना 10, 5 दिया 15 और 1 16 हासिल लगा 1 और 5 और 1 कितना हुआ 6 और 9 से फिर गुणा करेंगे तो 0 6 नाम 54 हासिल लगा 5 6 नाम 54 और 5 कितना हुआ 59। यानी कि अल्टीमेटली 5000 रुपए की चीज को हमने 5940 का बेचा। तो टोटल हम कितने फायदे में रहे? 940 के फायदे में रहे। यानी कि कौन सा आपका ऑप्शन राइट होगा? कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा? तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका वो बिल्कुल सही है। तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका वो बिल्कुल सही है। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया होगा? काफी सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप मौखिक कर सकते हो। क्या बोला गया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोला गया है यदि एक संख्या किसी दूसरी संख्या जो 40 से 4 कम है, यदि एक संख्या किसी दूसरी संख्या, क्या बोला गया है? यदि एक संख्या किसी दूसरी संख्या जो 40 से 4 कम है, यानी कि दूसरी संख्या कितनी? 40 से 4 कम मतलब 40 माइनस 4 यानी कि 36 हो गई। कम है से 5 गुनी यानी कि 36 का 5 गुना कितना हुआ? 36 पंचे 180 यानी कि वह संख्या कितनी होगी? 180 होगी। यानी कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका वो राइट है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें हमें पेन उठाने की जरूरत पड़ेगी। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या दिया हुआ है? 3 भिन्न भिन्न चौराहों पर 3 यातायात बत्तियां क्रमशः 48 सेकेंड, 72 सेकेंड तथा 100 सेकेंड में बदलती हैं। क्या बोला गया है कि 3 भिन्न भिन्न चौराहों पर 3 यातायात बत्तियां क्रमशः 48 सेकेंड, 72 सेकेंड तथा 100 सेकेंड के अंतराल में बदलती हैं। यदि इन बत्तियों के रंग प्रातः काल 8 बजे एक साथ बदल जाते हैं तो फिर से इन बत्तियों के रंग एक साथ पहली बार कब बदलेंगे? ऑप्शन है 10 बजे प्रातः, फिर दिया हुआ है 9 बजे प्रातः, 11 बजे प्रातः और 10:30 बजे प्रातः। देखिए जब भी आपसे ये बोला जाए कि दोबारा मिलन कब होगा, कब दोबारा ये मिलेंगे, तो हमेशा समझ जाना कि ऐसे क्वेश्चन में आपको एलसीएम निकालना होता है। इसका मतलब क्या है कि पहले जो 3 बत्तियां लगी हुई हैं, 1 2 3, दूसरी बत्ती, तीसरी बत्ती, पहली जो बत्ती है वो आपकी बजती है, वो जलती है आपकी 48 सेकेंड में और दूसरी वाली जलती है 72 सेकेंड में और तीसरी वाली जो है वो आपकी जलती है, बदलती है 100 सेकेंड में। जलती है या बदलती है बात एक ही है, बस क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। तो दोबारा ये कब एक साथ बदलेंगी, दोबारा कब ये एक साथ बदलेंगी? तो इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर दोबारा इन्हें एक साथ बदलवाना है, यानी कि वो छोटी से छोटी संख्या बताओ जब ये भी मिले, ये भी मिले और ये भी मिले, इसका मतलब है इसका आपको एलसीएम निकालना है, यानी कि इसका हम लोग एलसीएम निकाल देंगे। अब यहाँ पे दोबारा कितनी देर के बाद बजेंगे, अगर सिर्फ ये पूछा होता तो इसका हम लोग एलसीएम निकाल लेते, जो घंटे में टाइम आता या मिनट में जो दिया होता वो हम लोग बता देते। लेकिन अगर एक पार्टिकुलर टाइम दिया है कि 8 बजे बजी थी, दोबारा कब बजेंगी, या 9 बजे बजी थी या बदली थी तो दोबारा कब बदलेंगी, तो इसमें वो टाइम हम लोग ऐड कर देंगे। समझ में आ गई बात? इसका मतलब है कि पहली हमारी प्रॉपर्टी क्या है कि हम इसका एलसीएम निकालें। तो इसका एलसीएम निकालने का यार तरीका क्या है? हमें पता है कि 48 पूरा हम अगर ले लें, किसी भी संख्या का अगर आपको एलसीएम निकालना है तो कोई एक नंबर उसका एलसीएम ले लो। अब एलसीएम क्या होगा? वो छोटी से छोटी संख्या होगी जो इससे भी कट जाएगी, इससे भी कट जाएगी और इससे भी कट जाएगी। अब 48 से तो ये संख्या कटती है, 72 के पास जब हम गए तो 72 कितना होता है? 24 3 72 होता है। 24 यहाँ पे है, 3 की कमी यानी कि 3 से हम लोग गुणा कर देंगे। अब 100 कितना होता है? 4 × 25 बराबर होता है 100, यानी कि 4 48 में तो है 25 की कमी है। तो अब ये वो छोटी से छोटी संख्या है जो इससे भी कटती है, इससे भी कटती है, इससे भी कटती है, लेकिन
ये आपका सेकेंड में, तो मिनट में बनाने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, फिर इसको घंटे में बनाने के लिए फिर 60 से डिवाइड कर देंगे। तो अब ये हमारा जो टाइम है वो घंटे में आएगा। तो इसे साल को लेते हैं 5 चौक 48 और 12 पंचे कितना हुआ 60, पचम 25, 5 से काटेंगे यहाँ पे कितना आएगा 12, 4 तिया 12, 3 से काटेंगे 3 1 3, यानी कि टोटल 1 घंटा आ गया। तो 8 बजे दोबारा एक बार बजी थी, तो दोबारा कब बदलेंगी या बजेंगी, तो 8 + 1 यानी कि प्रातः 9 बजे। कितने बजे बदलेंगी, 9 बजे बदलेंगी। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका वो बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका वो बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद है कि क्वेश्चन सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको क्लास समझ में आ रही है तो मैं आपका अंत तक साथ देने वाला हूं, इतना आप गांठ बांध दो। बस आपको क्या करना है, सपोर्ट करना है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, अपने फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पे, हर सोशल प्लेटफॉर्म पे इसे शेयर करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे साथ कनेक्ट हो सके। सभी बच्चों को लाइव टेस्ट में जरूर आना है। आपकी जो टॉपिक वाइज क्लासेस है वो भी ऑलरेडी आएंगी, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी मैं आपको कराऊंगा। कंप्लीट 40 में 40 मार्क्स लाने की पूरी जिम्मेदारी मेरी है, बस आप मेरे हिसाब से काम करते रहो। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोला गया है कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 24 है, लघुत्तम समावर्तक 136 है, तो इन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। तो आपको पता है भाई एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है ए इंटू बी, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। तो एचसीएफ भाई आपको कितना दिया है, एचसीएफ दिया है 36, एचसीएफ आपको कितना दिया है 36 नहीं 24 दिया हुआ है। एचसीएफ आपको कितना दिया है 24, और आपको एलसीएम जो दिया है वो कितना दिया है, एलसीएम जो दिया है वो कितना दिया है 136। एलसीएम कितना दिया है 136 दिया है। तो बोल रहा है कि भाई इनका गुणनफल कितना होगा, यानी कि ए इंटू बी बराबर कितना होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी कि इन्हें गुणा करके ही बताना है आपको। तो एलसीएम कितना है 136 और एचसीएफ कितना है 24, इसकी आप गुणा कर लो तो भाई कितना होगा 24 छक्का 6 चौक 24 और 6 दूनी 12 144, 4 हासिल लगा 14, 24 तिया 72, 72 और 14 कितना हुआ 86, हासिल लगा 8, 24 एकम 24, 24 और 8, 8 4 12 यानी कि 32। तो इसका जो गुणनफल होगा वो कितना होगा 3264 होगा। कितना होगा 3264, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका राइट है। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए घात के बारे में। तो क्या बोला गया है यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे बोला गया है केवल एक ही अंक का 3-4 बार प्रयोग करते हुए संख्या 33 को आप किस तरह से लिखेंगे। अब इस क्वेश्चन को मैं बिना पेन आपको सॉल्व करना बताता हूँ, आप इसे ऐसे ऑप्शन से देख सकते हो। देखिए पहला ऑप्शन है 3 का क्यूब 3 का स्क्वायर प्लस 3 तो जोड़ो इसे कितना होगा, 3 का क्यूब कितना हुआ 27, 27 और 9 कितना हुआ 36, यानी कि 33 से ऊपर चला गया, तो पहला वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, यानी कि कैंसिल हो गया। दूसरा वाला देखिए 3 का स्क्वायर यानी कि 9 और 9 18, 18 और 9 कितना हुआ 27, 27 और 3 30, ये भी आपका कैंसिल हो गया। तीसरा वाला ऑप्शन देखें तो ये भी नहीं हो सकता। चौथा वाला ऑप्शन राइट होगा, 3 का क्यूब कितना हुआ 27, 27 और 6 कितना हुआ 33, यानी कि चौथा जो ऑप्शन है आपका वो राइट है। उम्मीद है कि क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दिया हुआ है एक निश्चित राशि 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 5832 रुपए हो जाती है, तो वह राशि कितनी होगी। आपको बताना है कि वो अमाउंट कितना होगा, यानी कि आपको क्या बताना है, मूलधन बताना है। ऑप्शन आपके दिए हैं 5000, 4000, 6000 और 8000। यहाँ पे क्या दिया हुआ है 8% आपकी रेट है, 8% आपकी रेट है। रेट कितनी दी है 8%। टाइम आपको कितना दिया है, टाइम आपको दिया है 2 साल का, और आपको मिश्रधन यानी कि अमाउंट दिया है 5800। अमाउंट जो दिया है वो कितना दिया है 5832। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट आप समझिए, अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दी है, अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दी है और ए, पी और सी आई में से अगर कुछ भी आपको दिया है
तो आपको हमेशा फ्रैक्शन मेथड का यूज करना है, क्योंकि अगर रेट दी है तो वहां से हम रेशियो किसका निकाल सकते हैं, मूलधन मिश्र धन, इसका रेशियो निकाल सकते हैं। और मूलधन और मिश्र धन अगर पता चल जाएगा तो हम ब्याज का भी रेशियो निकाल सकते हैं। इसका मतलब है यहाँ से पॉइंट आपको याद रखना है। अभी जब मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा ये बात। अगर आपको रेट दी है ए, पी और सी, आई में से कुछ भी दिया है तो वहां पे आपको फ्रैक्शन मेथड लगाना है। अब फ्रैक्शन मेथड आपका क्या होता है, जैसे 8% की अगर हम लोग फ्रैक्शन बनाएं तो 8 बटे क्या होगा, 100 होगा। 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी कि 25, 2 बटे 25, यानी कि 25 पर एक साल में ब्याज कितना मिलता है, 2 रुपए। तो यहाँ से पी और ए का रेशियो कितना होगा, 25 रुपए एक साल में कितना हो गया, 27, फिर 25 रुपए एक साल में कितना हो गया, 27। जब हम लोग ये मेथड लगाते हैं, जैसे यहाँ पे तो ये नहीं कट रहा है, जब हम ये मेथड लगाएंगे तो आपको क्रॉस में जितने भी मान है उन्हें आपस में काट लेना, मतलब इनको आपस में हम लोग काट सकते हैं, लेकिन इनको आपस में नहीं काट सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं कट रहा, तो 25 25 कितना हुआ, 625, और 27 27 कितना हुआ, 729। तो यहाँ से हम लोग इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं कि इंटरेस्ट भाई 2 साल में कितना मिला, 9 से 5 गया तो कितना बचा, 4, यहाँ तक दिख रहा होगा आप लोगों को। और यहाँ पे 2 में से 2 गया तो कितना बचा, 0, और 7 में से 6 गया तो कितना बचा, 1, यानी कि ये कितना होगा, 104 रेशियो। तो आपको पता है, चाहे इसका रेशियो में मान अगर हमें पता है तो अगर इसकी वैल्यू दी है तो 104 रेशियो के बराबर रख देंगे, एक रेशियो का मान निकाल लेंगे। बस प्रायोरिटी हमारी क्या होती है, एक रेशियो का मान निकालना। फिर अगर एक रेशियो का मान निकाल लिया तो मूलधन पूछेगा तो 625 रेशियो का मान बता देंगे, अगर मिश्र धन पूछेगा तो 729 रेशियो का मान बता देंगे। तो समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, मिश्र धन, यानी कि 729 रेशियो का मान कितने के बराबर है, 5832 के बराबर है। तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, कितने बार जाएगा भाई, कितने बार ले जा सकते हैं, 729 और यहाँ पे कितना है, 5832। तो अगर हम 8 बार लेके जाएं, 8 नाम 72, 8 दूनी 16, 16 7 6 13 23, यहाँ से लगा 2, और 8 से 56, हाँ बिल्कुल 8 बार चला जाएगा, यानी कि एक रेशियो का मान 8 के बराबर। आपको मूलधन निकालना है, यानी कि पी का मान निकालना है, तो 625 रेशियो का मान कितना होगा, 625 इंटू 8। तो देखो 6 8 4800 हुआ, और 25 8 200, यानी कि टोटल कितना आ जाएगा, 5000। तो कौन सा आपका ऑप्शन राइट होगा, कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा, आपका ए वाला जो ऑप्शन है वो राइट होगा। अब ये मेथड इतना इंपॉर्टेंट है, जैसे कि क्या होता है, अगर आप फार्मूले से करोगे, जैसे ए बराबर, एक फार्मूला होता है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ए बराबर पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। तो ये फार्मूला आप तभी लगा पाओगे, ये ज्यादा अच्छा तब होगा जब आपका n जो है वो कंप्लीट डिजिट में दिया होगा, जैसे 2 3 इस तरीके से। और दूसरा आपका जो r है वो सिंपल होगी, तभी आप लगा पाओगे, अदरवाइज इसमें फंस जाओगे। लेकिन ये वाला जो तरीका है वो सब में लग जाएगा। जैसे अगर 2 से ही 1/4 दिया है तब भी आप लगा दोगे, अगले साल वाली रेट को हम लोग चौथाई कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये जो फ्रैक्शन मेथड है वो बहुत काम का मेथड है। अभी जब मैं कंपाउंड इंटरेस्ट डील करूंगा तब उसमें ये चीज बताऊंगा आपको। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, अगला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। यहाँ भी आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मुझे बताना है, जिस पे बेसिस आपको क्वेश्चन आने की संभावना बन सकती है और आ भी सकता है। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन आया तो हो सकता है इसका जो दूसरा फार्मूला है उस पर रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। तो क्या बोला गया है कि 24 मीटर लंबे और 16 मीटर चौड़े एक आयताकार लान के चारों ओर 2 मीटर का रास्ता बना हुआ है। तो रास्ते का क्षेत्रफल आपको बताना है। ऑप्शन दिया है 76 वर्ग मीटर, दूसरा आपको दिया है 144 वर्ग मीटर, तीसरा है 84 वर्ग मीटर और चौथा है 176। तो कैसे करेंगे आप, तीन फार्मूले हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे दिया हुआ लंबाई कितनी है भाई, लंबाई चौड़ाई कितनी है, लंबाई है 24, चौड़ाई कितनी दी हुई है, चौड़ाई जो है वो 16 मीटर दी है, और इसके बाहर जो है वो 2 मीटर का रास्ता बना हुआ है, यानी कि इसकी जो ब्रेथ है वो कितनी है, 2। तो आप पहले समझ लो कुछ फार्मूले। जैसे रास्ते आपके जो हैं वो 3 तरीके से बन सकते हैं। एक तो आपका अगर रास्ता बाहर बनेगा, मान लेते हैं x चौड़ाई का,
दूसरा आपका रास्ता जो है वो अंदर बनेगा x चौड़ाई का। तीसरी प्रॉपर्टी है रास्ता आपका बीचों बीच बनेगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पे क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है, समझ में आ रहा होगा आपको, क्षेत्रफल अगर यहाँ पे निकालना है, अगर x मीटर चौड़ा रास्ता बना है तो क्षेत्रफल कितना होगा 2x लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस 2x होगा। और इसका जो परिमाप होगा वो कितना होगा 4 लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस 2x होगा। आई बात समझ में? अगर रास्ता अंदर बना है तो माइनस कर देंगे, क्षेत्रफल कितना होगा 2x लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस का 2x और परिमाप इसका कितना होगा 4 लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस का 2x। अब अगर रास्ता बीचों बीच में बना है तो इसका क्षेत्रफल जो होगा वो कितना होगा, इसका जो क्षेत्रफल होगा x लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस x होगा और परिमाप जो होगा वो कितना होगा 2 लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस का 2x। तो इन तीनों फार्मूलों को आपको ध्यान रखना है। इन फार्मूलों से काम क्या होगा आपका, आप बेसिक से भी लगा सकते हो, अभी मैं तरीका आपको बताऊंगा, लेकिन अगर आप ये डायरेक्ट फार्मूले याद रखोगे तो क्वेश्चन आपका विद इन सेकेंड हो जाएगा। अगर आपको बेसिक से लगाना है तो उसका तरीका क्या है, जैसे अगर 2 मीटर का रास्ता बना है, 2 मीटर तो 2 इधर भी होगा, यानी कि टोटल लंबाई आपकी कितनी हो गई, बाहर वाले आपकी 2 और 2 4 इसमें ऐड कर दो यानी कि 28 हो गए, और चौड़ाई कितनी 2 इधर यानी कि 20 हो गए। तो बाहर वाले का क्षेत्रफल निकालो, लंबाई गुणा चौड़ाई, अंदर वाले का निकालो, फिर घटा दो तो आपका ही आ जाएगा। लेकिन आपको भी पता है कि इसमें आपको ढेर सारा टाइम लगेगा। तो कैसे लगाएंगे, क्षेत्रफल पूछा गया है, रास्ता अंदर बना है, इसका मतलब फार्मूला क्या होगा 2x लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस 2x। रास्ते का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा 2x लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस 2x। x का मान कितना है 2, यानी कि 2 दूना 4, लंबाई कितनी है 24 प्लस चौड़ाई कितनी है 16 प्लस यहाँ पे कितना आएगा 4। 24 और 16 कितना हुआ, 24 और 16 कितना हुआ 40, 40 और 4 44, 44 इंटू 4, 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16 और 1 17, यानी कि इसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा 176 वर्ग मीटर होगा। यानी कि कौन सा आपका ऑप्शन राइट है 176, यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका वो बिल्कुल सही है। चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका वो बिल्कुल सही है। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। जितने भी बच्चे देख रहे हैं क्लास को उनको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखो फर्क ये नहीं पड़ता कि क्लास कितनी लंबी है, फर्क ये पड़ता है कि आपको क्लास समझ में आनी चाहिए। तो इसीलिए मैं क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम ले रहा हूँ, लेकिन ज्यादा से ज्यादा पॉइंट बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ आपको क्वेश्चन ही नहीं बताना है, क्वेश्चन को समझाना भी है। तो मेरा पर्पज यही है कि जितने ज्यादा पॉइंट मैं आपको बता सकूं साथ साथ में वो मैं आपको बताता चलूं, जिससे क्या होगा कि आपका एक तरीके से रिवीजन होता रहेगा। अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, क्या दिया हुआ है 100 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। दूध तथा पानी का अनुपात 3:1 बनाने के लिए मिश्रण में कितने लीटर दूध मिलाना पड़ेगा। ऑप्शन है आपके 10 लीटर, 12 लीटर, 20 लीटर और 30 लीटर। तो ये क्वेश्चन आपका मिक्सचर का है। यहाँ पे 2-3 तरीके में आपको इस क्वेश्चन को लगाने के बताऊंगा, जो तरीका आपको बेस्ट लगे उससे आप लगाइए। इसे आप एलिगेशन से भी लगा सकते हो और मिक्सचर के भी कॉन्सेप्ट से लगा सकते हो। तो क्या दिया हुआ है 100 लीटर का मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर है। तो मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है 7:3। बोला गया है कितना इसमें मिल्क मिलाया जाए, तो हमने मान लिया x लीटर मिल्क मिलाया जाए ताकि मिल्क और वाटर का रेशियो कितना हो जाए 3 और 1 का। तो पहले हम लोग समझते हैं इसे मिक्सचर के कॉन्सेप्ट से। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे अगर मिल्क मिलाया जा रहा है इसका मतलब वाटर कांस्टेंट होगा, लेकिन पानी यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो इसे बराबर करने के लिए इसे 1 से गुणा करेंगे और इसे 3 से गुणा करेंगे। आई बात समझ में? तो हम कह सकते हैं कि पहले इसका रेशियो 7 और 3 था, फिर x लीटर मिल्क मिलाने के बाद इसका जो नया रेशियो है वो कितना हो गया 9:3 हो गया। अब देखो पानी यहाँ भी उतना है, पानी यहाँ भी उतना है, तो हमने भाई मिल्क कितना ऐड किया 7 से मिल्क कितना हो गया 9,
यानी कि 2 रेशियो ऐड किया, तो इस 2 रेशियो का ही मान हमें निकालना है। तो इसका मान कैसे निकालेंगे? इसका मान हम तभी निकाल पाएंगे जब हम 1 रेशियो का मान बता पाए। तो 1 रेशियो का मान निकालने के लिए हिंट दिया है कि शुरुआत में 100 लीटर मिक्सचर था, तो 7 और 3 10 रेशियो का मान 100 के बराबर, तो 1 रेशियो का मान 10 के बराबर, यानी कि 2 का मान कितना होगा? 20 लीटर होगा। यानी कि कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा? तीसरा वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। तो ये आपको तरीका समझ में आया। अब इसी को अगर हमें इरिगेशन से करना हो, यहाँ पे मिल्क और वाटर का रेशियो शुरुआत में कितना है? 7 और 3 है। कुछ लीटर मिल्क मिलाने के बाद इसका रेशियो 3 और 1 का हो गया। देखिए यहाँ पे बोला गया कितना मिल्क मिलाया जाए, तो आप मिल्क से भी लगा सकते हो। अगर मिल्क पे एलिगेशन लगाओगे तो पूरा का पूरा डाटा आपके पास मिल्क का होना चाहिए। वाटर पे अगर आप एलिगेशन लगाओगे तो पूरा का पूरा डाटा आपके पास वाटर का होना चाहिए। तो जैसे अगर हम मिल्क पे एलिगेशन लगाएं, बोल रहा है कितना मिल्क मिलाया जाए, और मैं आपको सलाह देता हूं कि जो चीज मिलाई जाए हमेशा आप उसी पे ही आप एलिगेशन लगाओ। तो 7 और 3 10, यानी कि हम कह सकते हैं ये 70% है, ये 30% है। तो 100 लीटर का मिक्सचर है जिसमें मिल्क कितना है? 70%। बोल रहा है इसमें कितना मिल्क और मिलाया जाए, तो मान लेते हैं x लीटर मिल्क मिलाया जाए। अब अगर हमने मिल्क मिलाया है तो वो सारा का सारा 100% आपका मिल्क ही होगा। बाद में इसका मान कितना हो गया? 3 और 1 4, तो 4 की अगर हम परसेंट वैल्यू निकालें तो 100 से अगर डिवाइड करें तो 1 का मान 25 के बराबर, यानी कि बाद में इसका परसेंटेज कितना हो गया? 75%। बस इसमें एलिगेशन लगा दो। तो यहाँ पे कितना आया? 25, और यहाँ पे कितना आया? 5। तो 55 25 5 51 5, यानी कि शुरुआत में अगर 5 था तो अब कितना मिलाना पड़ेगा? 1। तो 5 का मान अगर 100 के बराबर, 1 का मान 20 के बराबर होगा, यानी कि 20 लीटर आपको मिलाना होगा। ऐसे आप पानी पे भी लगा सकते हो। तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद है कि क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। दिया हुआ है यदि एक वृत्त की त्रिज्या को 100% बढ़ा दिया जाए तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? पहला ऑप्शन दिया है 100%, दूसरा है 200%, तीसरा है 300% और चौथा है 400%। तो यहाँ पे इसे हम लोग 2 तरीके से लगा सकते हैं। एक तो यहाँ पे m + n ± mn/100% वाला आपका फार्मूला लग जाएगा। mn/100%, 100% बढ़ाया गया यानी कि वृद्धि हो रही है, तो 100 + 100 + 100 × 100/100 करेंगे तो यहाँ पे 2 0 कैंसिल हो गए, यानी कि टोटल वृद्धि कितनी हुई? 300% की। तो एक तो आपका ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या है? आपको पता है कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो πr² होता है, यानी कि उसकी अगर हमें वृद्धि निकालनी है परसेंट में तो पाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो किसके प्रोपोर्शनल होगी? r² के प्रोपोर्शनल होगी। तो किसी जुगाड़ से हमें r का अगर रेशियो में मान पता चल जाए तो हम वृद्धि या कमी क्षेत्रफल में निकाल सकते हैं। तो 100% की वृद्धि का मतलब क्या हुआ? 100% का मान कितना होता है? 1। तो 1/1 लिख सकते हैं, यानी कि रेडियस अगर 1 थी पहले तो उसमें 1 की वृद्धि हो गई, यानी कि नई वाली रेडियस कितनी हो गई? 2। तो अगर रेडियस का रेशियो 2 और 1 का है तो एरिया का रेशियो कितना होगा? 4 और 1 का होगा। यानी कि एरिया अगर पहले 1 था तो अब 4 हो गया, यानी कितना बढ़ा? 3। कितने में? 1 में। तो 100 में कितना बढ़ेगा? यानी कि 300%। आई बात समझ में? तो इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं और उस तरीके से भी लगा सकते हैं। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। दिया हुआ है एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 गुनी है। यदि परिमाप 80 मीटर है तो आयत की लंबाई कितनी होगी? 20 मीटर, 25 मीटर, 30 मीटर और 35 मीटर। तो आयत के बारे में पहले जान लो। आयत में आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं और बराबर होती हैं। अगर ये लंबाई है तो ये भी लंबाई होगी, ये चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई होगी। तो परिमाप क्या होता है? इसको बनाने में लगी रस्सी की लंबाई। तो परिमाप इसका भाई कितना होगा? परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। एरिया इसका कितना होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पे बोला गया है, क्या बोला गया है कि आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, यानी कि चौड़ाई अगर x है तो लंबाई इसकी 3 गुनी है। आई बात समझ में? तो बोला गया है कि इसका जो परिमाप है वो 80 मीटर है, यानी कि परिमाप कितना होगा? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि 3 और 1 4 4 गुना 8x का मान 80 के बराबर। तो 1 का यानी कि x का मान 10 के बराबर।
x का मान 10 है, तो आपको क्या बताना है, तो इसकी लंबाई बतानी है, यानी कि 10 तिया 30 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन राइट है, तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका राइट है। मैं चाहता तो इसे मौखिक बता सकता था, लेकिन हो सकता है थोड़े बच्चे कमजोर हों तो उनको ये समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगला और लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नहीं अभी 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, 2 क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, बोला गया है 159 क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। 159 इंटू 22 इंटू 453 इंटू 33 के गुणनफल में इकाई के स्थान पर क्या होगा। और आपके ऑप्शन है 3, 5, 9, 0। क्या है 3, 5, 9, 0। तो किसका भाई मल्टीप्लीकेशन किया गया है, 159 गुणे 22 गुणे 453 इंटू 33। अब इकाई का अंक पूछा गया, तो इकाई का अंक निकालने के लिए अगर गुणा में दिया है तो इकाई के अंक को ही आपस में गुणा कर देंगे, अगर जोड़ा जाएगा तो उन्हें आपस में जोड़ देंगे। जहां पे दहाई में कन्वर्ट होगा तुरंत हम इकाई वाला अंक लेंगे, दहाई वाला छोड़ देंगे। जैसे 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 1 छोड़ दिया 8 लिया, और 8 नाम 72, यानी कि इसके इकाई का अंक जो होगा वो कितना होगा, 2 होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पे 2 दिया नहीं है लेकिन 2 ही आएगा, तो 2 जो है वो राइट होगा। ऑप्शन में थोड़ी गड़बड़ी है, या हो सकता है अंक कोई चेंज हो। अगर यहाँ पे 9 ना होता, सिर्फ 5 होता, तो यहाँ पे भाई क्या आता, यहाँ पे 0 आता। लेकिन अगर 9 है तो इसका इकाई का अंक कितना आएगा, 2 आएगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दिया हुआ है ए बी से 7 वर्ष बड़ा है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, ए बी से 7 वर्ष बड़ा है, 4 वर्ष पश्चात बी की आयु ए की आयु से आधी हो जाएगी, तो उनकी वर्तमान आयु का योगफल कितना होगा। और ऑप्शन दिए हैं 19, 17, 15 और 13। 19, 17, 15 और 13। तो कैसे करेंगे, ए बी से 7 वर्ष बड़ा है तो ए लिख लिया, बी लिख लिया। अगर ए बी से 7 वर्ष बड़ा है तो ये अगर x का है तो ये कितना होगा, x + 7 का होगा। अब बोला गया है कि 4 वर्ष के पश्चात b की आयु a की आयु से आधी हो जाएगी, यानी कि b की आयु जो है वो a की आयु से आधी होने का मतलब a की आयु b की आयु की दुगनी हो जाएगी। तो 4 वर्ष के बाद ये कितने का होगा, 4 जोड़ देंगे, इसमें भी 4 जोड़ेंगे, यानी कि ये कितने का हो जाएगा, x + 11 का, और ये कितने का होगा, x + 4 का। यानी कि 4 वर्ष के बाद b की आयु जो है वो a की आधी हो जाएगी, इसका मतलब a की आयु इसकी जस्ट डबल होगी। तो x + 11 बराबर कितना हुआ, 2x + 8। इसको उधर लेके जाएंगे तो x बचेगा, और 11 में से 8 गया तो कितना बचा, 3, यानी कि x का मान कितना आया, 3। अब हमें क्या बताना है, यहाँ पे हमें बताना है कि उनकी वर्तमान आयु का योगफल कितना होगा। तो वर्तमान आयु का योगफल अगर निकालें तो कितना होगा, x + x, यानी कि 2x + 7, और x का मान कितना है, 3, तो 3 दूना 6 और 7, यानी कि 7, 6, 13 होगा। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका वो बिल्कुल राइट है। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं अगला और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। क्या दिया हुआ है, मनोज सामान्य समय से 15 मिनट पहले बस स्टॉप के लिए निकलता है, उसे बस स्टॉप तक पहुंचने में 10 मिनट का समय लगता है। यदि वह बस स्टॉप पर प्रातः 8:40 बजे पहुंचता है तो सामान्यतः वह घर से बस स्टॉप के लिए कितने बजे प्रस्थान करता है। आपके ऑप्शन है 8:30 बजे, 8:35, 8:40 और इनमें से कोई नहीं। ध्यान से समझना, बोला गया है कि 15 मिनट वो पहले निकल लिया, 15 मिनट पहले निकल लिया और 10 मिनट उसे पहुंचने में लगता है, 8:40 पे पहुंच जाता है। इसका मतलब है यहां से कितने बजे निकला, 8:30 पे। कितने बजे निकला, 8:30 पे, लेकिन 15 मिनट पहले निकल लिया है। इसका मतलब है इसका जो एक्चुअल टाइम है निकलने का वो 8:15 है। एक्चुअल जो टाइम है वो कितना है इसका, 15 मिनट, और इसे बाद में निकलना चाहिए था, क्योंकि जब 15 मिनट पहले निकला तब ये 8:30 पे निकल रहा है। इसका मतलब 15 मिनट इसे लेट निकलना चाहिए था, तो 8:15 पे निकलना चाहिए था। कितने पे निकलना चाहिए था, 8:15 पे निकलना चाहिए था। तो उम्मीद है
कि आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है वो राइट है। तो आज हम लोगों ने 26/10/2008 के जो पेपर था उसके मैथ सेक्शन को पूरा कवर कर लिया है। अब हम लोग इसके बाद जो हमारा वीडियो आएगा वो रीजनिंग का आएगा, जिसमें हम लोग इसी पेपर में रीजनिंग के जो भी क्वेश्चन आए हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने तक सीमित ना रखें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के बीच में शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।